Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आज जो हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को पूरा सिलेबस का डिस्कशन किया था बच्चों। सो ये फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली होती क्या है कि हर साल 80% बच्चों जो है कि इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, बोलते हैं कि सर ये सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर है बहुत ही बोरिंग है, बस थ्योरी ही भरा हुआ है, तो स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं बच्चों एक चीज कहना चाहूंगा, ये चैप्टर भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, भले एग्जाम में नहीं आए, भले कंपटीशन में नहीं आए, लेकिन फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन को समझना जरूरी है। हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, हम लोग फिजिक्स का रिलेशन को समझेंगे, हम लोग फिजिक्स का ब्रांचेस को समझेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तो कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, और हम इसको अच्छे से तुम लोग को अभी ब्रीफली बताऊंगा कि इस चैप्टर के बारे में क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, फिजिक्स को हम लोग अभी समझेंगे। तो आते हैं हम लोग इस फिजिक्स को पूरा डिटेल अभी समझने जा रहे हैं, क्या है इस चैप्टर में हम लोगों के पास। ठीक है, तो देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का जब भी हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, सबसे पहला वर्ड है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, और तुम लोग भी जो है कि इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो, कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में सफिशिएंट नॉलेज और दी हुई है इसमें। सो व्हाट इज फिजिक्स? तो बच्चों फिजिक्स क्या है? तो तुम सोचो ना कि जो डेली लाइफ का बात करते हैं, सपोज ये लाइट मेरे पास आ रही है, यही तो फिजिक्स है। हम तुमको जो बोल रहा हूँ साउंड, यही तो फिजिक्स है ना। तो दिन भर में हम लोग जो भी करते हैं, मतलब सारी चीजें फिजिक्स है। मतलब कह सकते हैं क्या, फिजिक्स जो है क्या, नेचर है, नेचर। एंड पूरा जो फिनोमिना हम लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ फिनोमिना, तो जो नेचर्स का बात करते हैं वही तो हम लोग का है क्या, फिजिक्स। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, है ना। और फिजिक्स का यदि हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल साइंस का तो है ही, और इसमें हम लोग साइंस के साथ, मतलब केमिस्ट्री के साथ हो, बायोलॉजी के साथ हो, मैथमेटिक्स के साथ हो, सबके साथ हम लोग इसको बात कर सकते हैं कि फिजिक्स है। हम लोग एटम्स, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी का बात करेंगे, वहाँ फिजिक्स है। बायोलॉजी का बात करूंगा तो वहाँ फिजिक्स है। बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो बात करते हैं, एक्सरे से लेके हर जगह, माइक्रोस्कोप, क्या है, फिजिक्स तो है, फिजिक्स का ही तो लॉ है। सो बच्चों, फिजिक्स का जो बात करेंगे, सबसे पहला जो ग्रीक वर्ड हम लोग का आया है वो फ्यूजिस से आया है, जिसका मीनिंग ही होता है नेचर, जिसका मीनिंग ही होता है क्या, नेचर। और संस्कृत वर्ड जो भौतिकी का बात करते हैं, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, है ना। और जैसे बात करूंगा फिजिक्स के बारे में, तो उसका डेफिनेशन हम लोग पॉसिबल नहीं है कि पूरा, लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि सारे जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना होती है वही होती है फिजिक्स। और यदि हम लोग फिजिक्स का ब्रांच के बारे में बात करते हैं ना, तो दो ब्रांच में हम लोग को फिजिक्स को बांटे हुए हैं, जो क्लासिकल्स बात करते हैं और मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं। तो क्लासिकल में हम लोग क्या देखते हैं कि क्लासिकल्स में जैसे मैकेनिक्स का बात करते हैं, जैसे मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेस्ट एंड मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, सारी जो है मैकेनिक्स में आ जाएगी। एक्वेस्टिक्स का बात करेंगे तो एक्वेस्टिक्स में क्या होगा, जो साउंड वेव्स, प्रोपेगेशंस ऑफ वेव्स, ये सब क्या आ जाएगी, एक्वेस्टिक्स में आ जाएगी। ऑप्टिक्स का बात करेंगे, जो स्टडी ऑफ लाइट मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो सब फिनोमिना होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो जो सब ऑप्टिक्स में आ जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हीट का जो ट्रांसफर होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या होगी, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बोलेंगे। जो हीट का अदर अदर फॉर्म में एनर्जी का सिंपल, डायनेमिक्स मतलब क्या होती है, मोशन। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है बच्चों, एटम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम लोग एटम्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में जो इस पार्ट आती है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, study of the discrete nature of phenomena at the atomic and subatomic levels. Its focus is on the invisible units of energy called quanta as described by quantum theory. मतलब इसमें जो क्वांटम, फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो सब बात करता हूँ वो क्वांटम फिजिक्स में आ जाएगी। रियल हम लोग जिसमें रिलेटिविस्टिक्स फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, फ्रेम मोशन, जैसे हम लोग कोई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशंस का बात करेंगे, तो वहां पर ये हम लोग की फिजिक्स आएगी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो अभी जो हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो आईसी, चिप, डायोड, ट्रांजिस्टर, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करता हूं। और आज जो इतने जो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति देख रहे हो तुम लोग, वो है क्या, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। डायोड लो, ट्रांजिस्टर लो, आईसी चिप लो, तुम्हारे सामने जो मोबाइल है, ये सब सारे क्या बना हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी हुई है। तो वो सारे स्टडी हम लोग करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो देखा कि फिजिक्स में हम लोग क्लासिकल और
और मॉडर्न फिजिक्स का बात करते हैं, 2 ब्रांच हो गई। अब यदि हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी में, जैसे हम लोग बात करेंगे, सो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन जो हम लोग बात करते हैं, सो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सो यूनिफिकेशन का मतलब देखो, मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बात करता हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट का बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक क्या है? दोनों सेपरेट चीज था पहले, लेकिन जब ओरस्टेड साइंटिस्ट आए, जब मैक्सवेल आए, जब फेराडे आए, जब बहुत सारे लॉ को दिया, तो उन्होंने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक आर नॉट ए सेपरेट ब्रांच, दे आर जस्ट यूनिफाइड, जो दोनों क्या हुआ, मिला हुआ है। तो उसी से आया हम लोगों का व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। तो यूनिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉ वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना इनटू ए सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट फिनोमिना। जैसे मैंने बात किया ना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, सो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दोनों क्या हुआ, मिल गया, यूनिफाई हो गया, यूनिफाइंग कर दिया दोनों ब्रांच को, सो वो हो गया हम लोगों का यूनिफिकेशन। रिडक्टिज्म का बात करते हैं हम लोग, रिडक्शन में क्या होता है? सो रिडक्टिज्म में हम लोग ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू सिंपल कंस्टिट्यूएंट सिस्टम सो दैट लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम एंड वी कैन अंडरस्टैंड द फॉलोइंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, तुम लोग पढ़ोगे जब आगे, तब पूरी सब तुम लोग को कहानी समझ में आएगी। बहुत सारे बल्क सिस्टम्स की बात करेंगे हम लोग, डिफरेंट हम लोग बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बात करेंगे, तो ये सब हम लोग का जो आएगी रिडक्टिज्म में आएगी हम लोग का। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना। सो फिजिक्स का जैसे बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक 2 पार्ट है हम लोग का। सो अभी तो बताया कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, जिसमें लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। मैक्रो मतलब क्या, तो बड़ा, और जब माइक्रो का बात करेंगे तो क्या हो गया, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस सब के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो फिजिक्स जो है कि ये चैप्टर तो इंटरेस्ट है ही, मैं तो कह ही रहा हूँ, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब बात तो है टेक्नोलॉजी, अब तुम घर में रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, हीट इंजन यूज कर रहे हो, ये सब थोड़ा चीज जो हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब क्या है, टेक्निकल, जो हम लोग का टेक्नोलॉजी और फिजिक्स दोनों का तो मिला जुला ही है ना, सारे चीज तो वही है। सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो जैसे हम लोग डेवलप हो रहा है, कोई साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करके कुछ मोबाइल का डेवलप किया, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किया, तो सोसाइटी में हम लोग बात करते हैं द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल। द डिसिप्लिन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स अरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन, अब जो हम लोग मोबाइल बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, तो क्या है सब तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, सब तो क्या है, टेक्निक, ये तो टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन बेसिक क्या है, फिजिक्स है। सिलिकॉन चिप, जैसा मैंने अभी बताया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सिलिकॉन चिप, तो सिलिकॉन, अब तुम देखो ना, सोलर सेल हर जगह है, सेमीकंडक्टर चिप, मोबाइल, हर जगह क्या देख रहे हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो ये क्या है, रेवोल्यूशन तो हो ही रहा है ना, मतलब ये फिजिक्स का ही सारा लॉ टेक्नोलॉजी में आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच फिजिक्स हैज एंड विल कंट्रीब्यूट इज द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। इसका मतलब समझते हो, अभी जो सोलर सेल का बात कर रहा हूं हम लोग, सबसे ज्यादा सोलर सेल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो वो क्या है, यही सब तो है, हम लोग यही सब तो बात करें। टेक्नोलॉजी जो सिलिकॉन का बात करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम लोग सोलर सेल का बात करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, बात समझो। अब देखो कुछ हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो फिजिस्ट है, हम लोग ने जो फिजिस्ट जो हम लोग को डिफरेंट कंट्रीज का है, डिफरेंट हम लोग का इंडिया से लेके बाहर से लेके हर जगह ने कुछ ना कुछ हम लोग के लिए जो है कि कंट्रीब्यूशंस किया है हम लोग का सोसाइटी में, जो आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं उस जो को लॉ को एप्लीकेबल जो हम लोग समझ रहे हैं, जितने सारी लॉज जिन्होंने दिया है, तो हमारे सोसाइटी में ये सब क्या है, हर चीज़ का तो डेवलपमेंट ही है। जैसे आर्किमिडीज का बात करता हूँ, तो आर्किमिडीज ने क्या किया, बॉयंसी, फ्लोटेशंस, लॉ ऑफ फ्लोटेशंस के बारे में बताया गया। गैलीलियो ने क्या बताया, लॉ ऑफ इनर्शिया बताया, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम लोग, और जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस का बात करेंगे, फिर हाइजेंस प्रिंसिपल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। तो इस तरह से देख सकते हो, जेसी बोस जो हम लोग को सिंपली देख सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो बोस जो हम लोग की भारत इंडिया की है,
रोएंटजन ने एक्सरे का खोज किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया जो यूके से है। सो अलग अलग कंट्री का, अलग अलग देशों का कंट्रीब्यूशन रहा है टेक्नोलॉजी में, मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे सोसाइटी में। ये फिर बहुत सारे जैसे मिल्कन्स का बात करता हूँ, बॉर्स का बात करता हूँ, सीवी रमन, फिर हम लोग के इंडिया से हैं। सो देख रहे हो ना, तो सारे चीज़ है वन बाय वन करके। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। सो वन बाय वन करके देख रहे हो कि कंट्रीब्यूशन जो है हमारे सोसाइटी में सभी कंट्री से रहा है, और जो कि आज हम लोगों के लिए यही सब जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, यही लॉ का एप्लीकेबल है। लिंक बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, है ना, द टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। तो देख ही रहे जैसे मैंने बात किया स्टीम इंजन। सो स्टीम इंजन में फिजिक्स का लॉ कौन सा लगा बच्चों? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का बात करते हैं तो क्या है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। रेडियो एंड टेलीविजन का बात करता हूं तो क्या होगा? जनरेशन, प्रोपगेशन, डिटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंप्यूटर में डिजिटल लॉजिक। लेजर में क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। तो देख सकते हो वन बाय वन करके। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैराडेज लॉ। मतलब इधर है टेक्नोलॉजी, इधर है हम लोग का जो प्रिंसिपल पे काम कर रही है ना। एरोप्लेन में क्या है? बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ोगे तुम लोग, ये सब जो है ना, बर्नौलीज, ये सब के बारे में तुम लोग पढ़ोगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो ऐसे भी तुम लोग जानते हो सब कोई। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, है ना, हम लोग जानते हैं कि 4 ही बेसिक लॉ है फिजिक्स में, उसी पे ही सारे फिजिक्स है, उस पे ही सारे फिजिक्स है ना। फोर्सेस, फोर्स, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, third one is strong nuclear force and fourth one is weak force। सो आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 9th क्लास में कुछ पढ़े थे कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है तो वो क्या होता है? हमेशा आपस में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग निकाले थे ना कि न्यूटन्स ने बताया था कोई 2 मास है m1 m2 है तो फोर्स निकल आया था Gm1 m2/r²। सो हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। सो एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वीक फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, वीक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर भी तुम लोग को कुछ पता है। चार्ज का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो कूलम्स लॉ पता होगा, कूलम्स लॉ, चार्ज जैसे हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो क्या हुआ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बात करेंगे तो इसमें अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा एज कंपेयर टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो पॉजिटिव पॉजिटिव तो सब कॉन्सेप्ट पता होगा, रिपल्सन, अट्रैक्शन। सो ये सब लॉज, ये सब बेसिक फंडामेंटल हम लोगों का लॉ है फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जस्ट मिनट, ओके, फोर्सेस लोग। और हम लोग का थर्ड जो आती है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे हम लोग बात करते हैं ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, तो उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा क्या होगा? वो क्या होगा? उस तोड़ बॉन्ड को हम लोग तोड़ पाते हैं। तो ये जो स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये जितने सारे हम लोग फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स जो होगी वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है बच्चों। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जो है कि सबसे, जैसे हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वीक में आती है, जिसमें अल्फा डीके, जिसमें हम बात करते हैं ना कि अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज द अल्फा डीके ऑफ न्यूक्लियस। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस emits an electron and uncharged particle called neutrino. The weak nuclear forces is not as weak as the gravitational force but much weaker than the strong nuclear and electromagnetic forces. मतलब वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कमजोर नहीं है, लेकिन बाद बाकी सारे फोर्स से बहुत ही कम है। तो हम लोगों ने देखा कि 4 हम लोगों का जो है फंडामेंटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। ठीक ना। तो ये सब देखो बेसिक है, जानना जरूरी है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो इस चैप्टर को स्किप नहीं करोगे, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ोगे। मैं इसीलिए आज तुम लोगों को स्टार्ट जो किया हूँ यहीं से स्टार्ट किया हूँ। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, है ना। तो मैंने जो 4 फोर्स के बारे में बात की, यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? मैंने अभी बताया
ये न्यूक्लियर, फिर 1 में इसका मतलब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा हूं, मतलब 100 टाइम्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और 10 का पावर 13 टाइम्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका कंपेयर में बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कि देख सकते हो सबसे कम है, सबसे कम है, मतलब 10 का पावर -3, मतलब ये देख रहे हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा, उसके बाद ये आएगा और सबसे कम है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो देखो ये सब जो है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ने से तुम लोगों के लिए सफिशिएंट नॉलेज है और पढ़ोगे, स्किप नहीं करना है। सो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, मास के बारे में। सो मास के बारे में बच्चों क्या जानते हो? मास, कोई भी मैटर जो होती है ना, वो मैटर का जो बात करेंगे कभी भी तुम्हारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है मैटर। जैसे तुम देखो ना केमिकल रिएक्शंस का बात करता, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जितना एटम रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वहाँ हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं ना, हम लोग जब बात करते हैं कि देखो C+O2, तो इधर भी हो गया CO2, मतलब रिएक्टेंट में जितना एटम प्रोडक्ट में उतना ही एटम, मतलब हम लोग सिंपल भी कोई भी मैटर का जो बात करेंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो मास हमेशा कंजर्व रहता है। बात करता हूँ चार्ज का, तो चार्ज के बारे में भी पता है तुम लोग को कि चार्ज में हम लोग क्या समझते हैं? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सिल्क क्लॉथ है ना, हम लोग इसको रब देते हैं, है ना, रब करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का सिंपली ग्लास रॉड से हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सिंपल ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये नहीं कि वो खत्म हो गया, कोई बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन चल जाएगी तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी तो वहां पर प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो होगा पॉजिटिव। तो देखो आपस में बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब चार्ज भी होता है हमेशा कंजर्व्ड। तो ये हम लोगों का एक नेचर फिजिकल लॉ में हम लोग चार्ज का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि चार्ज भी होता है कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो सबको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। जैसे देखो लाइट आ रही है ना, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हम लोग जैसे बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं ना, तो कोई भी बॉडी को हम लोग फ्रीली छोड़ देते हैं, ऊपर से छोड़ दिए, है ना। अब ये हाइट पे था पोटेंशियल एनर्जी था, हाइट में पोटेंशियल एनर्जी था, अब ये पोटेंशियल एनर्जी को जैसे छोड़ा बॉडी क्या किया, वेलोसिटी गेन किया। अब वेलोसिटी गेन किया तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किस में, काइनेटिक एनर्जी में, जब तक नीचे नहीं जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि एनर्जी जो हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, मतलब कन्वर्ट हो रही है, फॉर्म चेंज करेगा, रूप बदल रहा है ना। जैसे विंड एनर्जी, हवा आ रही है, विंड मिल घूम रही है, तो हवा का काइनेटिक एनर्जी हम लोग को विंड मिल को घुमा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। विंड एनर्जी क्या, हवा, वेलोसिटी, तो क्या कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ विंड मिल घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी में लगा दो अल्टरनेटर तो मैकेनिकल कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल में लगा दो बल्ब तो हो गया लाइट। तो देख रहे हो ना, एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कैन क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, डिस्ट्रॉयड नहीं होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यहां भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी यदि एक्सटर्नल फोर्स, इसमें क्या होता है कि सारा एक्सटर्नल फोर्स, सिंपल एग्जांपल में दे देता हूं, इसमें एग्जांपल में सिंपल, हाँ, जैसे कि मैं कोई बंदूक गोली मार रहा हूँ, ठीक है, जैसे बंदूक का बात करता हूँ, तो बंदूक जैसे हम लोग गोली, यहाँ से गोली निकला तो देखो इधर भी हम लोग को फोर्स लगता है, मतलब जो अपोजिट रिएक्शन हुआ, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ बोलो ना, सिंपल। सो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इधर जितना फोर्स लगा इधर भी, मतलब सारा मोमेंटम हम लोग का कंजर्व हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम सब क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है, कंजर्व। उसी प्रकार हम लोग एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क का बात करते हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता तब तक तुम्हारा ये एंगुलर मोमेंटम का बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लीनियर और मोमेंटम, तो ये हम लोग का बेसिक जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ का बात करेंगे, मास, चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी और मोमेंटम का। तो बच्चों आशा करते हैं कि तुम लोगों को जो है कि ये फर्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग अब लगना चाहिए, ठीक है। और यदि अभी भी सोच रहे हो कि नहीं ये बहुत बोरिंग है, नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एकदम एक बार तो 2 बार देख लो कम से कम, उसके बाद एनसीईआरटी का बुक पढ़ लो, तो देखना तुम लोगों को जो है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, मतलब इस चैप्टर में इंटरेस्ट जगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन में आएगा या जो भी है, लेकिन ये तुम लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है बच्चों, मैंने जो है कि आज जो है ये 11th क्लास का फिजिक्स को स्टार्ट कर दिया हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट,
और वह बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही कॉन्सेप्ट चैप्टर है जो तुम लोगों को बहुत ही मजे से पढ़ना होगा, तब जाके सारा फिजिक्स में यूनिट्स के बाद में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ओके बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू वेरी well enjoyed this class, this chapter, and I hope all of you just follow the NCERT book. And okay, so okay, take care. Okay, bye all of you.